सोचिए जरा, अगर एक 18 सेकंड का वीडियो आपकी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ जाए तो? अगर बिना एफआईआर, बिना जांच, बिना अदालत के सोशल मीडिया ही आपको दोषी घोषित कर दे तो आप क्या करेंगे? अगर लाखों अनजान लोग आपको गालियां दें, आपकी तस्वीरें वायरल हों, आपके परिवार को शर्मसार किया जाए तो क्या आप टूटेंगे नहीं? केरल के कोझिकोड में दीपक टूट गया और वो अपनी जिंदगी से हार मान लिया। अब सवाल ये नहीं कि आरोप सही था या गलत, सवाल ये है कि क्या किसी को भी जांच से पहले सजा देने का हक हमें मिल गया है क्या हम अदालत हैं? क्या ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब अब न्यायालय बन चुके हैं? और अगर हां, तो फिर कानून, पुलिस और संविधान किस लिए है? आज भारत में एक खतरनाक रेस चल रही है, किसी को सबसे पहले दोषी ठहराने की होड़, जिसे हमने नाम दे दिया है मीडिया ट्रायल। लेकिन सच बताइए, क्या ये ट्रायल या डिजिटल लिंचिंग दीपक की मौत के बाद केरल की बसों में पुरुष कार्डबोर्ड बॉक्स पहनकर घूम रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि ड्रामा है, मजाक है, मेल विक्टिम कार्ड है, लेकिन कोई ये क्यों नहीं पूछ रहा कि आखिर पुरुष ऐसा करने को मजबूर क्यों हुए? क्या ये हंसी के लायक है या डर की निशानी? क्या ये मजाक है या उस असुरक्षा की चीख जिसमें एक आम पुरुष आज जी रहा है कि अगला वीडियो उसका भी हो सकता है? अगर महिलाएं प्रतीकात्मक विरोध करें तो उसे आंदोलन कहा जाता है, लेकिन जब पुरुष सवाल पूछे तो उन्हें ट्रोल क्यों किया जाता है? और सबसे असहज सवाल, क्या झूठे आरोप नाम की कोई चीज इस देश में मौजूद ही नहीं है? अगर मौजूद है तो उस पर बात करना गुनाह क्यों माना जाता है? क्या महिलाओं के अधिकार का मतलब पुरुषों की चुप्पी हो गया है? एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि रेप जैसी गंभीर अपराधों में भी कुछ मामले जांच में फर्जी पाए गए। तो फिर सवाल उठाना अपराध क्यों है? सिस्टम की खामियों पर बात करना महिलाओं के खिलाफ कैसे हो गया? आज मैं एक जरूरी सवाल पूछता हूं, अगर एक निर्दोष पुरुष झूठे आरोप में मर जाए तो उसकी आवाज कौन सुनेगा? यही सवाल आज केरल की बसों में घूमते उन कार्डबोर्ड बक्सों में बंद है और वो अंदर ही अंदर चीख रही हैं, उबल रही हैं। केरल के कोझिकोड से आई एक खबर ने पूरे देश को आईना दिखा दिया है। यह खबर किसी राजनीतिक बयान की नहीं, किसी दंगे या युद्ध की नहीं है। यह खबर है एक आदमी की टूटी हुई जिंदगी की, जो सोशल मीडिया के शोर, जल्दबाजी और तथाकथित नैतिकता के नीचे कुचल दी गई। 41 वर्षीय सेल्स मैनेजर दीपक अब इस दुनिया में नहीं है। उनका अपराध, एक 18 सेकंड का वायरल वीडियो जिसमें एक महिला ने उन पर बस में दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। न कोई एफआईआर पहले दर्ज हुई, न पुलिस जांच का इंतजार हुआ, न सच झूठ की परख हुई। बस एक वीडियो और पूरा समाज जज बन गया। आज भारत में अदालत से पहले फैसला ट्रेंडिंग लिस्ट में सुनाया जाता है, वायरल ट्रेंड में सुनाया जाता है, इंटरनेट अदालत बन जाता है और उसको इस्तेमाल करने वाले जज बन जाते हैं। दीपक के मामले में भी यही हुआ। वीडियो वायरल होते ही उसे अपराधी घोषित कर दिया गया। उसकी नौकरी, प्रतिष्ठा, परिवार, सम्मान, सब कुछ मिनटों में तबाह हो गया। पुलिस कहती है कि दीपक आरोपों से इनकार कर रहे थे, कानूनी कार्रवाई की तैयारी में थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर इंसान में इतना मानसिक बल होता है कि वो लाखों लोगों की गालियों, ट्रोलिंग और बदनामी का सामना कर सके? दीपक ने जिंदगी से हार मान ली और समाज ने एक और केस क्लोज मान लिया। दीपक की मौत के बाद केरल की बसों में जो दृश्य दिखा वो किसी कॉमेडी शो का हिस्सा नहीं था। पुरुष यात्री और कंडक्टर खुद को बड़े कार्डबोर्ड बॉक्स से ढककर टिकट काटते बस में खड़े दिखाई दिए। डिब्बे पर लिखा था मैंस कमीशन, पुरुष आयोग की मांग। कुछ लोग हंसे, कुछ ने इसे व्यंग बताया, लेकिन जो संवेदनशील हैं उन्होंने समझा कि वो डरे हुए हैं, इसीलिए ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं। ये उस असुरक्षा की आवाज है जिसमें एक पुरुष आज जी रहा है कि कहीं अगला वीडियो उसका न बन जाए।
कहीं वो वायरल कंटेंट न बन जाए। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने एक कड़वा सवाल उठाया, अगर महिलाएं सांकेतिक विरोध करें, पोस्टर उठाएं, स्लोगन लिखें तो उसे आंदोलन कहा जाता है, लेकिन जब पुरुष ऐसा करे तो उसे मजाक, ड्रामा या मेल विक्टिम कार्ड कहकर खारिज कर दिया जाता है। ये आखिर दोहरा मापदंड नहीं तो और क्या है? मैं भावनाओं की, तथ्यों की बात कर रहा हूं, ये सब मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार साल 2021 में 46,127 रेप मामलों की जांच की गई। इनमें 4,009 मामले पुलिस जांच में फर्जी पाए गए, यानी 8.7% केस झूठे थे। अब कुछ लोग कहेंगे कि 8.7% बहुत कम है, लेकिन जरा गहराई से सोचिए, समझिए तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। साल 2017 में फर्जी रेप केस का प्रतिशत 5.4% था। 5 साल में झूठे मामलों में 55% की बढ़ोतरी हुई। महत्वपूर्ण बात यह है कि रेप के कुल मामलों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन फर्जी पाए गए मामलों की संख्या तेजी से बढ़ी है। सच्चाई कड़वी है, लेकिन छुपाई नहीं जा सकती। हाँ, कुछ मामलों में दर्ज हो रहे हैं, ये कहना जरूरी है। हम ये नहीं कहते कि महिलाएं झूठी हैं, हम ये भी नहीं कहते कि रेप जैसे अपराध छोटे और मामूली हैं, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि झूठा आरोप भी एक अपराध है, क्योंकि उसका असर भी उतना ही जानलेवा हो सकता है, और दीपक इसका जीता जागता उदाहरण है। ये बात साफ साफ कहनी जरूरी है कि जो पुरुष महिलाओं पर अत्याचार करते हैं, जो हिंसा, छेड़छाड़, बलात्कार करते हैं, वे अपराधी हैं और उन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन कुछ पुरुषों के अपराध का मतलब ये नहीं कि हर पुरुष अपराधी है। यही फर्क अगर हम भूल गए तो हम न्याय नहीं, भीड़ तंत्र बना रहे हैं। आज एक वीडियो पूरी जिंदगी पर भारी पड़ गया। कोई ये नहीं पूछता कि वीडियो पूरा था या आधा कटा हुआ वायरल किया गया, संदर्भ क्या था, जांच में क्या निकला, ये आजकल कोई नहीं पूछता। बस एक सोशल मीडिया ट्रेंड से इंसान खत्म हो जाता है। दीपक की मौत के बाद क्या उस महिला पर कोई सवाल उठा? क्या ट्रोल्स ने, जो उसे ट्रोल कर रहे थे, उन्होंने माफी मांगी? नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया कभी जिम्मेदारी नहीं लेता। मेंस कमीशन की मांग महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ नहीं है। ये मांग है झूठे आरोपों से सुरक्षा की, मानसिक स्वास्थ्य की, निष्पक्ष जांच की। अगर महिलाओं के लिए महिला आयोग जरूरी है तो पुरुषों के लिए भी कोई मंच क्यों नहीं होना चाहिए? दीपक की मौत हमें ये सिखाती है कि न्याय का मतलब सिर्फ पीड़ित पक्ष में खड़ा होना नहीं, बल्कि सच के पक्ष में खड़ा होना है। सही समाज वही होगा जहां महिला सुरक्षित हो और पुरुष बिना डर के जी सके, जहां झूठा आरोप भी उतना ही गंभीर माना जाए जितना असली अपराध को माना जाता है, क्योंकि एक झूठा आरोप भी किसी की जान ले सकता है। आज सवाल यही है कि अगर दीपक के लिए समय पर किसी ने कहा होता कि रुको, पहले जांच होने दो, जांच में जो फैसला होगा वो माना जाएगा, क्या सच है क्या गलत है इसका फैसला होने दो, इसके लिए अदालत है, पुलिस है, तो शायद एक जिंदगी बच जाती।